दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई के वक्त भावुक हो गए, जी रो पड़े। बतौर राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद का कल आखिरी दिन था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही है। एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर हमला हो गया जिसमें से 8 लोगों की जान चली गई। यह सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का मुझे फोन आया, जहां उनसे आंसू रुक नहीं रहे थे। इसी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो पड़े, भावुक हो गए। उस हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेकिन गुलाम नबी आजाद उस रात को एयरपोर्ट पर थे, उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसे चिंता वो कर रहे थे। जी उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फैयाद, नादिर अहमद, मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए, आपके अनुभव, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और आपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपके योगदान का धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनको गुलाम नबी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। जी हां, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। दोस्तों कोरोना से जूझ रही जनता अब पेट्रोलियम के बढ़ते भावों से भी त्रस्त नजर आ रही है। जो कोरोना का तो वैक्सीन भी आ गया है लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का वैक्सीन सरकार के पास भी नहीं है। केंद्र सरकार का पेट्रोलियम के दाम पर से नियंत्रण पूरी तरीके से हट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद भी तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। जो पेट्रोल तेजी से 100 का आंकड़ा छूने के आतुर दिखाई दे रहे हैं। जी आज पेट्रोल 41 पैसे और फिर डीजल 38 पैसे की बढ़त के साथ शुरू हुआ है। यह पिछले 28 दिनों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों पर नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। दोस्तों केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 78वां दिन है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी में हुई दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। ये लोग लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में शामिल थे। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा। भूख जितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी। भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरीके से विमानों की टिकटों की कीमत दिन से 3 से 4 बार बदलती है उस तरीके से फसल की कीमत तय नहीं की जा सकती है। जय राकेश टिकैत ने कहा है कि किसी किसान से छुपकर ये कानून नहीं बनाए गए हैं, हम सरकार से बात मनवाकर ही वापस लौटेंगे। राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के प्रयासों की भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को पहले पंजाब के मुद्दे के रूप में दर्शाया गया, उसके बाद सिख और फिर जाट मुद्दे के रूप में इसे पेश किया गया। इस देश के किसान एकजुट हैं, कोई भी किसान बड़ा या फिर छोटा नहीं है, यह अभियान सभी किसानों का है। दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ग्राहकों के लिए एक बड़ी जरूरी खबर लाई है। जहां अगर आप एसबीआई एटीएम से पैसे की निकासी करने जा रहे हैं तो फिर जरा इस नियम के बारे में जान ले। एसबीआई ने एटीएम से पैसे की निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि नियमों को जाने बिना आप पैसे की निकासी करने लगे और फिर बाद में आपको ऐसा करना भारी पड़ जाएगा। जी हाँ, बैंक के नए नियम के अनुसार अगर आप एटीएम से पैसे की निकासी करते हैं और फिर आपके खाते में बैलेंस में कमी होने की वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो फिर आपको इसके बदले में कुछ चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। जी हां, इसका मतलब यह हुआ कि एसबीआई के खाताधारकों को खाते में बैलेंस में कमी होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने के बदले में जुर्माने के रूप में अतिरिक्त रकम का भुगतान करना पड़ेगा। एसबीआई के अधिकारी की वेबसाइट के अनुसार खाते में पैसे की कमी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाताधारकों से जुर्माना राशि के रूप में 20 रुपए और जीएसटी का अलग से वसूली करेगा। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक गैर वित्तीय लेन देन पर लेवी की वसूली की जाएगी।
दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, यह खुलासा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में सियासी उबाल आ गया है। हालांकि इस तरीके का दावा सीएम नीतीश कुमार भी पार्टी की बैठक में कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की एक सभा में दावा किया है कि बिहार चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश कुमार ने उनसे कहा है कि राज्य में बीजेपी का सीएम बनाए, मगर हम लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें आई है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को सीएम बनाने की बात कही है, लेकिन हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी अपने वादों से नहीं मुकरती है। अमित शाह ने कहा कि हमने बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार को सीएम बनाने का ऐलान किया है। यह संयोगवश हमारी पार्टी को बिहार में ज्यादा सीटें मिली है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने हमसे बीजेपी का सीएम बनाने के लिए कहा, मगर हम अपने वादों से नहीं मुकरे और आज बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को अपने विदाई के दिन सदन में अपनी बात रखी। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं अपने 41 साल के संसदीय जीवन में राज्यसभा, लोकसभा और जम्मू कश्मीर की असेंबली में रहा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। जब मैं पाकिस्तान में परिस्थितियों के बारे में पढ़ता हूं तो फिर मुझे एक हिंदुस्तानी मुस्लिम होने पर गर्व महसूस होता है। दोस्तों, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सियासत गर्म हो गई है। जी हां, आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल करने पर राजनीतिक विश्लेषक और किसान आंदोलन में काफी मुखर रहे। योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा साफ था कि वे किन लोगों पर निशाना साध रहे हैं। जी हां, योगेंद्र यादव ने एक फेसबुक पोस्ट पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद कुछ दिन पहले तक जन आंदोलन के बारे में कहा करते थे। कांग्रेस के खिलाफ वे जन आंदोलन करने की अपील किया करते थे, लेकिन अब उन्हें आंदोलन बुरा लगने लगा है। उन्होंने कहा कि कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस की बहुत जरूरत है। अगर कांग्रेस ना रही तो फिर पीएम का क्या होगा। उन्होंने कहा कि दूसरों पर जीने वालों को परजीवी कहते हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि वे आंदोलन जीवी है, क्योंकि भारत की आजादी भी आंदोलन से ही हुई है और देश ने कई बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं जिनसे परिवर्तन आया है। दोस्तों, दालों के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। जी हां, आम बजट पेश होने के बाद अधिकांश दालों के भाव 3 से 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। जी हां, दालों में महंगाई बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेगी, क्योंकि घरेलू बजट पर बोझ बढ़ना तय है। दरअसल सब्जियों की भरपूर उपलब्धता के कारण दालों की खपत कम रहती है, इससे भाव भी लगभग स्थिर रहते हैं। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा ने कहा है कि इस बार आम बजट में एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस का प्रावधान किया गया है। जी हां, मटर पर यह 40% और काबुली चना पर 30%, जो मसूर पर 20% है। इसी वजह से दालों की कीमतों में उछाल आया है। तलरेजा ने कहा है कि सरकार को भी दालों के भाव में वृद्धि की आशंका थी, इसीलिए मटर, काबुली चना, बंगाली चना और मसूर पर आयात शुल्क घटाकर 10% करने का भी प्रावधान भी बजट में किया गया है। हालांकि फिलहाल इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। आम बजट पेश होने के बाद अधिकांश दालों के भाव में 3 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक की तेजी आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मूंग की दाल भाव स्थिर है, बाकी सभी अन्य दालों के भाव में तेजी दर्ज की गई है। दोस्तों, केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ भाजपा नेताओं के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते किसानों की तरफ से लगातार भाजपा नेताओं का घेराव किया जा रहा है और गांव में भाजपा नेताओं का बायकॉट जारी है। ताजा मामला बटाला के इलाके बोली इंद्रजीत से सामने आया है, जहां इलाका वासियों की तरफ से पूरे वार्ड के गलियों में बैनर लगा दिए गए हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी भाजपा नेता या फिर वर्कर निगम चुनाव के लिए वोट मांगने आता है तो फिर वे अपने हाल का खुद जिम्मेवार होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जब तक खेती कानून रद्द नहीं करती है तब तक भाजपा का विरोध जारी रहेगा। लोगों ने कहा कि किसान लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैये पर कायम है, जिसके चलते भाजपा के नेताओं को चाहिए कि पहले किसानों की आवाज अपनी सरकार तक पहुंचाएं, फिर वोट मांगने आए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने आज एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी और उनकी जैसी मानसिकता वाले लोग भारत से समाप्त हो जाएंगे तथा ऐसे जो भी लोग सर पर उठाने की कोशिश करेंगे उन्हें उत्तर प्रदेश में कुचल दिया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ला ने कल रात्रि एक धार्मिक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जोर देकर कहा कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी और उनके जैसे मानसिकता वाले लोग भारत से समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने इसके साथ
ही कहा है कि जो लोग साल 1947 में यहां रुक गए थे कि देश को फिर से बांटेंगे, तो उन्हें समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। ओबीसी जैसे जो भी लोग सर उठाने की कोशिश करेंगे उन्हें कुचल दिया जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि ओबीसी और ओबीसी जैसे मानसिकता के लोग भारत से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने 2024 तक देश के सभी गांव के सभी घरों में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जल मिशन योजना के तहत चल रहे इस कार्यक्रम के लिए हाल ही में 2021-22 में पेश हुए आम बजट में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हालांकि मोदी सरकार अब इस कार्यक्रम में जन भागीदारी बनाने के लिए एक अनोखी पहल पर काम कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन योजना के लिए सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय जल जीवन कोष का गठन करने जा रही है। यह कोष का मकसद बड़ा अनोखा है। कोष में ऐसे सभी लोग दान करेंगे जो अपने गांव से दूर रहकर जल जीवन मिशन योजना में अपना योगदान देना चाहते हैं। जहां इस कोष में जो भी दान किया जाएगा वह उसी गांव के लिए इस्तेमाल हो सकेगा जिसके लिए उसे दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। जी हां, कैबिनेट विस्तार के बाद ही नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया था कि बहुत जल्द ही नए मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे। इस कड़ी में 9 विभागों की बात करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री दिया गया है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। जी हां, जेडीयू नेता मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग और विधि, संजय कुमार झा को जल संसाधन तथा सूचना एवं संपर्क, लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, सम्राट चौधरी को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार सिंह को पर्यावरण मंत्री, सुभाष सिंह को सहकारिता मंत्री, नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्री, जबकि सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। बिहार के पूर्व डीजी सुनील कुमार को मद्य निषेध, जबकि नारायण प्रसाद को पर्यटन, जयंत राज को ग्रामीण कार्य, आलोक रंजन को कला संस्कृति, जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण और जनक राम को खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, वहीं 171 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जी हां, पूरा फोकस राहत बचाव के लिए काम पर है। तपोवन टनल में अभी भी 37 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है। जी हां, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किल है, लेकिन रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। इस जल प्रलय से बिहार के भी 4 लोग लापता हो गए हैं। इनमें से 3 वहां चल रहे प्रोजेक्ट में काम करते थे। वही समस्तीपुर का एक युवक भी चमोली के पास ही मजदूरी करता था। ग्लेशियर टूटने के कई घंटे बीतने के बाद भी इनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। परिजनों से इनका संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। यह संख्या और भी बढ़ सकती है। जी पटना के रानी तालाब थाने के निसरपुरा निवासी इंजीनियर मनीष कुमार लापता हैं। वे वहां ओम मेटल इंफ्राटेक पावर प्रोजेक्ट में इंजीनियर है। वहीं इसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले गोपालगंज के सुहाग निवासी नेमधारी प्रसाद भी लापता हैं। छपरा के दाऊदपुर थाना के वरवा गांव के विनोद सिंह उर्फ मुन्ना सिंह भी लापता हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल पूरे जोर शोर से चल रहा है। फिलहाल खबर आ रही है कि कालना में आयोजित सीएम ममता बनर्जी की सभा में आज आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। वहीं कुछ दिन पहले टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायक सुनील सिंह घर वापसी कर रहे हैं। खबर है कि वे बर्दवान में सीएम की सभा में टीएमसी में फिर से शामिल होंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पूरे शबाब पर है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेजुएटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और भविष्य निधि यानी कि पीएफ मद में बढ़ोतरी होगी। जी वही हाथ में आने वाले पैसा यानी कि टेक होम सैलरी घटेगा। जी हाँ, यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। जी हाँ, इसकी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। जी हाँ, मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब यह होता है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या फिर अधिक होना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है। जी हां, जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद उनकी और नरेंद्र मोदी की यह पहली बातचीत है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि जो बाइडेन से बातचीत की और उन्हें उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा की और प्राथमिकताएं पर भी बात की।
दोस्तों गुजरात में स्थानीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जहां यहाँ 6 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान होना है। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर है। जहां सूबे के सक्रिय प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य प्रांतों में भी कुछ दलों की एंट्री हुई है। जहां इस बार यदि मुस्लिम प्रत्याशियों पर गौर किया जाए तो पाएंगे कि कांग्रेस ने 25 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं ओबीसी की पार्टी AIMIM भी यहां चुनाव लड़ रही है, जहां उस पार्टी ने 21 प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार इस चुनाव में नहीं उतारा है। गुजरात के सबसे बड़े शहर मक्तामपुर वार्ड में कांग्रेस के सभी 4 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। जहां कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों का प्रदर्शन देखा जाए तो कांग्रेस ने साल 2015 के महानगर पालिका चुनाव में 24 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था, जहां जिसने 20 को जीत मिली थी। जहां वही एक मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में जीता था। जहां वही सत्तारूढ़ भाजपा ने गुजरात में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।